Welcome to the lecture number 15 of Introduction to Software Engineering. In this lecture, we will cover the class patterns. In the previous lecture, we have covered the first three class patterns, which includes informational expert, creator, and low coupling. In this lecture, rest of the patterns will be studied, which includes high cohesion, controller, polymorphism, pure fabrication, indirection, and controlled variation. So let's study these patterns one by one. The fourth class pattern we have is high cohesion. As you can see in this example, where the class A has 4 components, class B has 3 components, and class C consists of 3 components. As I told you in the low coupling pattern, the dependency between classes should be minimized, but the cohesion among the class components should be high, such that 1 is connected to 3, 1 component is connected to 5 and 4. Similarly, this component is connected to all the classes. This means that if we have the high cohesion among all the components within the class, then the coupling between the classes should be or must be reduced. This is an example which is satisfying low coupling and high cohesion. This is the need of good modularization, or the high cohesion is the next pattern we need to satisfy, that is the dependency among the components of the class or within the class should be higher. Here is another example, as you can see on your left side, where the coupling is high but the cohesion is low. These components within the class 1, 3 and 2, they are not connected with each other, but these components are connected to the components of other classes. So this example represents the bad modularization, where we have low cohesion and high coupling. But what we want to assure is high cohesion and low coupling. लो कपलिंग पैटर्न हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब इस लेक्चर में हम हाई कोहेजन ग्रास पैटर्न को स्टडी करेंगे. प्रॉब्लम क्या है? वी वांट टू कीप हाउ वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट्स फोकस्ड, अंडरस्टैंडेबल, मैनेजेबल एंड सपोर्ट द लो कपलिंग. जब हम हाई कपलिंग की बात कर रहे हैं तो उसी के साथ हम लो कपलिंग को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, और वो इस तरह से सेटिस्फाई होगी कि जब क्लास के कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हों, लेकिन दूसरी फॉरेन क्लास से वो बात नहीं कर रहे हों, या फॉरेन क्लास पे वो इतना डिपेंड नहीं कर रहे हों. और अगर हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे लो कपलिंग वाली और हाई कोहेजन वाली, तभी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को फोकस्ड, अंडरस्टैंडेबल और मैनेजेबल रख सकते हैं. जब एक क्लास के तमाम कंपोनेंट्स एक ही बारे में बात कर रहे होंगे, एक ही चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे होंगे या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंडेबल भी होंगे और वो मैनेजेबल भी होंगे. अब ये तो प्रॉब्लम है और इसको हमने सॉल्व करना है हाई कोहेजन के साथ. अब हम देखते हैं कि स्लाइड में कोहेजन की को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, या उसकी क्या डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है. कोहेजन इज़ अ measure of how strongly related or focused the responsibilities of a single module are. कि एक मॉड्यूल या एक क्लास के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो कितने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं. और हाई कोहेजन का मतलब ये है, इट इज़ एन एवेल्युएशन पैटर्न दैट अटेम्प्ट्स टू कीप ऑब्जेक्ट्स अप्रोप्रिएटली फोकस्ड, मैनेजेबल एंड अंडरस्टैंडेबल
अगर हम हाई कोहेजन को इंश्योर करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने सिस्टम को फोकस्ड, मैनेजेबल और अंडरस्टैंडेबल रख रहे हैं, जिसकी वजह से जो फर्स्ट लाइन में प्रॉब्लम डिस्कस हुई है वो अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो अब एक सोल्यूशन बन चुका है. हाई कोहेजन इज़ द सोल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम विच इज़ डिस्कस्ड इन द स्लाइड. Here is an example. You can see the student class in the sequence diagram. इस स्टूडेंट क्लास की डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही मॉड्यूल है जो इसमें यूज़ हो रहा है, एक ही क्लास है, और उस क्लास में स्टूडेंट डिटेल भी हमें इधर से मिल रही है, डेटाबेस का एक्सेस भी स्टूडेंट क्लास से मिल रहा है, इंसर्ट डेटाबेस भी हम स्टूडेंट क्लास के साथ ही कनेक्टेड है. अब ये जो एग्ज़ाम्पल है ये हाई कोहेजन की एग्ज़ाम्पल नहीं है. दिस एग्ज़ाम्पल इज़ रिप्रेजेंटिंग द लो कोहेजन. हमें हाई कोहेजन में क्या चीज़ चाहिए कि जो किसी भी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए. सो द आंसर इज़, और द डायग्राम विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द हाई कोहेजन इज़ here. We can have the student class and database class. The student class is responsible for getting the student details, but if we want to insert the information of the student, we will access the database class. In this class, the database can be accessed and database and new entries can be inserted. So, by using the components of some LMS system or CMS system, we have created two classes which are strongly connected to each other. The next pattern, or the fifth pattern we have, is controller pattern. The problem is who should be responsible for handling events and messages from the external actors. For example, a user interface. हमारे सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनकी एक, ऑब्वियसली आप तमाम सिस्टम्स की एक यूज़र इंटरफेस देखते हैं जिससे यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है, जिससे वो कोई मैसेज पास कर रहा है या कोई इवेंट क्रिएट कर रहा है या इंस्टेंशिएट कर रहा है. तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इन इवेंट्स को, इन मैसेजेस को एक्सटर्नल एक्टर से हैंडल करने के लिए. नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कंट्रोलर पैटर्न ने. कंट्रोलर पैटर्न ने आपको जो सोल्यूशन दिया उसमें बताया कि असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट क्लास विच रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल सिस्टम, डिवाइस और सब सिस्टम्स. कोई भी क्लास जो कि ओवरऑल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकती है या सब सिस्टम को या डिवाइस को, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि वो एक्सटर्नल एक्टर से जो इनपुट आएगी उसको वो डायरेक्ट करेगी, उसको वो हैंडल करेगी. और इसकी एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में प्रोवाइड करती हूँ. उसके बाद दूसरा सिनेरियो क्या होगा? दूसरा सिनेरियो ये है, अ क्लास दैट रिप्रेजेंट्स अ यूज़ केस वेयर बाय परफॉर्म्स हैंडलिंग पर्टिकुलर सिस्टम ऑपरेशन. एक क्लास जो कि एक यूज़ केस की तरह एक्ट कर रही है और मैं किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम ऑपरेशन को अगर वो डील कर सकती है तो उसे हम कंट्रोलर पैटर्न कह देते हैं. और इसकी एग्जांपल यूज़ केस कंट्रोलर पैटर्न है. Generally, it does not perform the operation by itself, but delegate the responsibility to component objects. अब जो आपकी कंट्रोलर क्लास है वो खुद ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करती. वो ऑपरेशन को, जो भी ऑपरेशन किसी भी कस्टमर ने परफॉर्म करना होगा उसे वो डायरेक्ट कर देती है उसकी रिस्पॉन्सिबल क्लास के लिए या उन कंपोनेंट्स के लिए जो उसको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद हैं. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. सो हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ मॉडल व्यू कंट्रोलर. मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चरल पैटर्न हमने इससे पहले लेक्चर में स्टडी भी किया है और आपको पता है कि मॉडल कंपोनेंट क्या काम करता है, व्यू कंपोनेंट क्या काम करता है और कंट्रोलर कंपोनेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो द एग्जांपल इज़ कि यूज़र ने एक ऑनलाइन पेज था, उस पर उसने एक लेट से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था. उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यूज़र ने अटेम्प्ट किया और उसके बाद
उसने व्यू आंसर का एक बटन था जिसको क्लिक किया। अब कस्टमर, आपका जो यूज़र है, वो ये चाह रहा है कि व्यू आंसर के थ्रू वो अपने आंसर को एवेलुएट करे कि क्या वो ठीक था या नहीं ठीक। सो द फर्स्ट थिंग इज़ यूज़र प्रेसेस एन आंसर बटन। और ये आंसर बटन किस तरह से प्रेस होगा? जब वो एक यूज़र इंटरफेस पे बटन को प्रेस करेगा। जैसे ही उसने ये काम किया तो व्यू आपका जो कंपोनेंट था, इसने कंट्रोलर कंपोनेंट को नोटिफाई कर दिया। कंट्रोलर कंपोनेंट मॉडल में जाके रिस्पांस को वेरीफाई कर रहा है, जो भी उस आंसर की वैल्यू होगी उसको वो गेट करेगा और उसके बाद इस रिस्पांस को वो दोबारा कंट्रोलर को पास करेगा। कंट्रोलर व्यू को देगा और व्यू आपके यूज़र को ये दिखाएगा कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, लेट्स से अगर यूज़र ने ए ऑप्शन पे क्लिक किया है तो क्या ए ऑप्शन राइट आंसर है या नहीं है, क्योंकि अब उसने डेटाबेस से वो वैल्यू उठाई है, मैच किया है, और वो, या अगर मैच नहीं भी किया तो सिंपली उसने जो भी टेक्स्ट नीचे लिखा था आंसर में वो लाकर उसने दोबारा व्यू के कंपोनेंट को प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में कंट्रोलर जो है वो बेसिकली एक कंट्रोलर पैटर्न के तौर पे एक्ट कर रहा है, जो कि आपको ये बता रहा है कि आपकी एक एक्सटर्नल यूज़र इंटरफेस से कोई इवेंट आया, कोई एक्शन आया और इसने आगे मॉडल को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, मॉडल से जो भी उसे इनपुट मिली उसने वापस लाके दोबारा व्यू को दे दी। तो ये आपका जो कंपोनेंट है बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल हो गया एक्सटर्नल यूज़र के जो भी एक्शंस हैं उनको डील करने के लिए। हमने एक सेपरेट कंपोनेंट बना दिया, इसको ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइन कर दी। अब कंट्रोलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है व्यू से वैल्यू लाने के लिए और मॉडल को पास करने के लिए। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। क्लिक ऑन परफॉर्म। यूज़र यूआई ऑब्जेक्ट की एक क्लास है। यूआई ऑब्जेक्ट की क्लास आपको ये बताती है कि उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। अब ये यूआई अपना कंट्रोल पास करी है कंट्रोलर क्लास को। कंट्रोलर क्लास ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों की इंफॉर्मेशन इसके पास एग्जिस्ट कर रही है। जो भी अगर एक्शन ए परफॉर्म करना होगा तो वो ऑब्जेक्ट ए को इन्वोक कर देगी, अगर एक्शन बी परफॉर्म करना हो तो ऑब्जेक्ट बी को इन्वोक कर दिया जाएगा। तो कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एक्शन परफॉर्म करना है उसकी इंफॉर्मेशन वो लाकर यूआई ऑब्जेक्ट को दोबारा पास कर दे, वो सेक्शन को परफॉर्म करे और आपकी यूज़र इंटरफेस में वो एक्शन आपको होता हुआ नज़र आ जाए। The next pattern we have is polymorphism. Polymorphism में प्रॉब्लम बेसिकली ये था कि हाउ वी कैन हैंडल रिलेटेड बट वेरिंग एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट टाइप। लेट्स से कि आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। वो डिफरेंट एलिमेंट्स अपनी टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। उनके जो बिहेवियर हैं वो वेरिंग हैं, लेकिन जो उनकी आप कह लो कि वो लोग मतलब बोलना, जिस तरह लेट्स से स्पीकिंग है, ये एक ह्यूमन का फैक्टर है। लेकिन अगर हम एनिमल्स में इस चीज़ को लेके जाएं तो अगर हम डॉग पे इसको मैप करना चाहें, कॉन्सेप्ट सेम है, स्पीकिंग की बात हो रही है, लेकिन जब हम इसे डॉग के साथ मैप करेंगे या कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो बार का होगा। ठीक है, अगर हम इसको डक की तरफ ले जाएं और डक का बिहेवियर जो है उसको एक वर्ड देना चाहें तो वो क्वैक का वर्ड होगा। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हेयर इज़ कि कॉन्सेप्ट आपका सेम हो, जनरल लेवल पर हम एक बात कर रहे हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स उस जगह पे बिलोंग कर रहे हैं, उन डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप होने की वजह से उनका जो बिहेवियर है वो वेरी कर रहा है।
The answer is polymorphism guide us in deciding which object is responsible for handling those varying elements. हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना देते हैं या हम एक ऐसी क्लास बना देते हैं जो इन वेरिंग एलिमेंट्स को डील करने के लिए एफिशिएंटली यूटिलाइज की जा सके। ये ना हो कि हमें हर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़े, एक क्लास के लिए की, फिर एक वेरिंग एलिमेंट के लिए हमें दोबारा से कोड करना पड़े, थर्ड वेरिंग एलिमेंट के लिए अगेन वी हैव टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी कोड। तो इस तरह बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी आएगी आपके कोड में। द बेनिफिट ऑफ पोलीमॉर्फिज्म इज़ दैट इट इज़ हैंडलिंग अ न्यू वेरिएशन एफिशिएंटली और इन वेरिएशंस को हैंडल करना आसान हो जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। We have the shape class in which we know that we can get area, और shape class की आगे जो दो polymorphism के थ्रू हमने जो दो क्लासेस क्रिएट की हैं, जो दो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक शेप सर्कल है और एक ट्राइंगल है। सर्कल क्लास में हम इसका एरिया लिख देंगे और ट्राइंगल की क्लास में हम गेट एरिया की फंक्शन जो है वो एसोसिएट कर देते हैं। अब होगा ये कि शेप क्लास, अब शेप क्लास के थ्रू हम सर्कल क्लास में आ जाएंगे और सर्कल क्लास को अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्कल क्लास के एरिया की तो सिर्फ इसी का एरिया आपको नज़र आएगा। अगर सर्कल क्लास का एरिया नहीं चाहिए और ट्राइंगल का गेट करना हो तो ट्राइंगल की क्लास से हम ट्राइंगल का एरिया गेट कर सकते हैं। तब हमें सर्कल के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है या हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि सर्कल क्लास का पूछा है या किस क्लास का एरिया हमें चाहिए। इसी तरह अब अगर इसमें बहुत सी एग्जांपल्स आप मैप कर सकते हो पोलीमॉर्फिज्म के अंदर। हमने एक एग्जांपल शेप की देखी है, इसके अलावा आप कलर्स की एग्जांपल कर सकते हो यहाँ पे मैप, या फिर आप अगर स्टूडेंट है, लेट्स से वी हैव अ स्टूडेंट क्लास में यूजी स्टूडेंट की एक अलग क्लास बन जाएगी, पीजी स्टूडेंट की एक अलग क्लास बन जाएगी। तो पोलीमॉर्फिज्म के थ्रू आप डिफरेंट बिहेवियर्स को, वेरिंग एलिमेंट्स को इजीली मैप कर सकते हैं। यूजी के ऑब्वियसली कोर्सेज, क्रेडिट आवर, सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। पीजी की कोर्सेज, उनकी क्लासेस, टाइमिंग्स, उनकी जितनी भी जो भी एकेडमिक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सब डिफरेंट होंगी। इफ़ अ पर्सन इज़ एक्सेसिंग द यूजी क्लास, उसे यूजी क्लास से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इफ़ द पर्सन इज़ गेटिंग द पीजी क्लास, उसे पीजी क्लास से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसे यूजी क्लास से पहले सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस की, फिर उसे पता चला कि नहीं, उसे यूजी क्लास से तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं थी, उसे पीजी क्लास से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ऑल्सो देयर आर roughly 3 types of polymorphism: ad hoc, parametric and subtime. The task I am assigning you is to study these types of polymorphism. I will ask in the live session that what have you learned from these 3 types. The next pattern is pure fabrication. The problem before the pure fabrication pattern is how to assign responsibilities if applying the informational expert principle decrease the cohesion and increase the coupling. Sometimes this scenario is faced that we are applying the informational expert principle, which means कि जिस क्लास के पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। लेकिन ऐसा करने से एक सिनेरियो जो कि हमारे पास डिपिक्ट होता है या सामने हमें नज़र आता है, एक प्रॉब्लम जो नज़र आती है वो ये कि अगर उस एक क्लास के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो अगर एक क्लास के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो हम उसे हर क्लास के साथ कनेक्ट करते जाएंगे तो कपलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कोहेजन डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन हमें मिला प्योर फैब्रिकेशन पैटर्न से, जिसने हमें ये बताया कि वी कैन असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन आर्टिफिशियल क्लास दैट डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन मॉडल। मज़ीद अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें, प्योर फैब्रिकेशन इज़ अ क्लास that does not reflect any business domain object but required only
फॉर इंक्रीज कोहेजन एंड डिक्रीज कपलिंग। ये इस क्लास के बनाने का मकसद सिर्फ ये होगा कि हमें कोहेजन को इंक्रीज करना है और कपलिंग को रिड्यूस करना है, कपलिंग को डिक्रीज करना है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, in e-commerce system we often have need to convert one currency to another currency। एक कॉमन एग्जांपल तो आप सब ने देखी होगी, डॉलर की कन्वर्जन पाकिस्तानी रुपीज़ में, या फिर अगर आपके कोई भी रिलेटिव या जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी फैमिली में किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में हैं, तो आप हमेशा सर्च करते हो कि एक इस करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो क्या प्राइस आएगी। ई कॉमर्स सिस्टम में भी ये चीज़ चल रही होती है। Sometimes it is hard to say where this behavior should be placed, so the best option is to create new class and interface। अब ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन को हमें कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, दिस क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन। इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हमने हाई कोहेजन अचीव की और लो कपलिंग अचीव की। किस तरह? हाई कोहेजन के लिए वी आर ओनली कन्वर्टिंग द करेंसीज, हम सिर्फ और सिर्फ जो करेंसी होगी ना उसको कन्वर्ट करेंगे, उससे ऊपर और उससे नीचे ई कॉमर्स सिस्टम में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको लीव कर देंगे, हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे कि किसने अमाउंट भेजी और कितनी भेजी, इन सारी चीज़ों को हम कंसीडर नहीं कर रहे। और लो कपलिंग का मतलब क्या होगा? क्लाइंट क्लासेस आर ओनली डिपेंडेंट टू द फॉरेन एक्सचेंज इंटरफेस। जितनी भी आपकी क्लाइंट क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज इंटरफेस पे डिपेंड कर रही होंगी। तो ये वो क्लास है जो कि हमने आर्टिफिशियली क्रिएट की। इस क्लास के थ्रू हमने कंपोनेंट्स की आपस में जो डिपेंडेंसी थी उसको कम से कम किया और कोहेजन को इंक्रीज किया है। अनदर पैटर्न इज इंडायरेक्शन। In indirection, the problem is how to assign responsibilities in order to avoid direct coupling between two components and keep ability for reuse। अब indirection पैटर्न, इससे पहले वाला जो पैटर्न था वो डील कर रहा था लो कपलिंग और हाई कोहेजन दोनों को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कपलिंग लो होनी चाहिए और कोहेजन हाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर इनडायरेक्शन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्ट कपलिंग है दो कंपोनेंट्स के दरमियान उसको डिक्रीज करने की बात करें। क्यों? क्योंकि हम उन कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर सकें। अगर कहीं पर किसी भी सिस्टम में वो दोबारा रीयूज़ हो सकते हैं तो हमने वी मस्ट बी एबल टू रीयूज़ दीज कंपोनेंट्स। इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये है कि वी हैव टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम इंटरमीडिएट क्लास फॉर प्रोवाइडिंग द लिंकिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स नॉट लिंकिंग डायरेक्टली। हम ये चाह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली लिंक ना करें एक दूसरे के साथ। अब इसमें कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स इसको सपोर्ट करते हैं। दीज आर अडेप्टर, ब्रिज और मीडिएटर पैटर्न्स। दीज पैटर्न्स बेसिकली बिलोंग टू द गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स एंड studying these patterns is very interesting. I hope in your SDA course you are going to study these patterns. The example of indirection, let's see the slide. Here is an employee component जिसको हमने किसी भी स्पेसिफाइड डेट के लिए बुक किया है। अब जैसे ही हमने बुक किया तो प्रोजेक्ट में उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई और उसके बाद जो भी उसके चार्जेस होंगे वो यहाँ पर इस कंपोनेंट के थ्रू विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि एक क्लास एम्प्लॉय का जो कंपोनेंट है या जो एम्प्लॉय की क्लास है वो प्रोजेक्ट कंपोनेंट से इंटरैक्ट कर रही है और प्रोजेक्ट कंपोनेंट डायरेक्टली कस्टमर प्रोजेक्ट चार्जेस से इंटरैक्ट कर रही है। इन डायरेक्शन में हम क्या कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं? इन डायरेक्शन में हम ये चाह रहे हैं कि हम एक इंटरमीडिएट क्लास बना दें। डायरेक्ट लिंक होने की बजाय हम एक इनडायरेक्ट लिंक बना रहे हैं कि एक बुकिंग का कंपोनेंट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, एक मीडिएटर क्रिएट कर दिया है जिसके थ्रू एम्प्लॉय क्लास भी एक्सेस की जा सकती है, प्रोजेक्ट क्लास भी एक्सेस की जा सकती है और कस्टमर के चार्जेस भी जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे वो भी एक्सेस किए जा सकते हैं। तो
इनडायरेक्शन पैटर्न का मतलब ये है कि हमने दो कंपोनेंट्स के दरमियान जो डायरेक्ट लिंक था उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अब इन कंपोनेंट्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पैटर्न इज़ कंट्रोल्ड वेरिएशन। कंट्रोल्ड वेरिएशन पैटर्न से पहले प्रॉब्लम क्या ऑब्जर्व की गई? How to design system and subsystem that changes in these components do not affect on other components। ये जो तीनों लास्ट वाले पैटर्न्स हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें इनडायरेक्शन आ जाती है, कंट्रोल्ड वेरिएशन आ जाता है, इन पैटर्न्स में हम कंपोनेंट्स के आपस में जो इंटरेक्शन है उसको डील कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह कंट्रोल्ड वेरिएशन में भी हम ये देख रहे हैं कि जो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को अगर हम चेंज करें, उसको मॉडिफाई करें, उसमें कोई चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो दूसरे कंपोनेंट्स को इफ़ेक्ट ना करे ये चीज़। अब ये कैसे पॉसिबल है? अब ये इस तरह से पॉसिबल था व्हेन वी इंट्रोड्यूस द कंट्रोल्ड वेरिएशन it was said that identify points of possible variations and instability। जहाँ पर भी वेरिएशंस आ सकते हैं या इंस्टेबिलिटी हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद वी नीड टू क्रिएट द स्टेबल इंटरफेसेस अपॉन द अनस्टेबल कंपोनेंट्स। जितने भी अनस्टेबल कंपोनेंट्स हैं उनके लिए हम एक सेपरेट इंटरफेस बना देते हैं। इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को अगर मुझे इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करना हो, आप देख रहे हो कि ये एक फ़ेसबुक की एग्ज़ाम्पल है। मैं ये समझती हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने फ़ेसबुक एप्लीकेशन को अपनी लाइफ में यूज़ किया होगा। है यू कैन सी द इंटरफेस ऑफ फेसबुक मैनेजर। अब अगर फेसबुक मैनेजर में कोई भी चेंज होगा, कोई भी नया चेंज इसमें आया, कोई चीज़ अपडेट हुई, तो फेसबुक मैनेजर इंटरफेस में वो चेंज जो है वो इसके थ्रू वो चेंज अकोमोडेट इजीली हो सकता है। इसके अलावा क्लाइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और फेसबुक की जो कोर एप्लीकेशन है, जो उसके मेथड्स चल रहे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। फेसबुक मैनेजर में जितने भी चेंजेस होंगे वो सब फेसबुक मैनेजर इंटरफेस हमने एक अलग से प्रोवाइड कर दी और उसके थ्रू वो चेंजेस अकोमोडेट किए जा सकते हैं। सिर्फ ये एक फेसबुक मैनेजर का जो कंपोनेंट था, ये वो कंपोनेंट था जो कि अनस्टेबल था, जिसमें वेरिएशन पॉसिबल थी। तो इस वेरिएशन को फैसिलिटेट करने के लिए हमने फेसबुक मैनेजर की एक इंटरफेस बना दी है। Here is the overview of all the patterns we have studied in the previous lecture and in today's lecture. I need all of you to study these two slides, and then if there is any query we will discuss in the live session. Thank you for listening class. Allah Hafiz.